नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की टॉपिक वाइज चर्चा की जा रही है। अभी हम लोग प्राचीन इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। जब प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग मध्यकालीन इतिहास की चर्चा करेंगे, उसके बाद आधुनिक इतिहास की चर्चा करेंगे। और दोस्तों, जो भी टॉपिक की चर्चा की जा रही है, आपको ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है जो आपको अच्छी आप लोग जो पेड क्लासेज कर रखे हैं, जिसमें आपने 10-10 हजार रुपए दे रखे हैं, उससे भी डेप्थ में कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पे आपको दिया जा रहा है। दोस्तों, इस YouTube चैनल पे कई सीरीज चल रही है। उसी क्रम में दोस्तों एक सीरीज चल रही है इतिहास के 1 लाख प्रश्नों की चर्चा। वो भी इतिहास के 1 लाख जो प्रश्न चर्चा किए जा रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। और ये कहां से आए हैं दोस्तों? यूथ कंपटीशन टाइम की ये क्वेश्चन बैंक है, जीएस 1 लाख। ये इसमें इतिहास के टॉपिक वाइज प्रश्न दिए हैं। इन्हीं प्रश्नों की हम लोग इस यूट्यूब वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग ये 1 लाख प्रश्नों में दोस्तों हम लोग पाषाण काल पे चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पे चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने सूत्र और महाकाव्य से रिलेटेड जो पिछले साल में लगभग 100-150 प्रश्न पूछे गए थे, उनकी भी चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पिछले क्लास में हमने दोस्तों चर्चा की थी ऋग्वेदिक काल के क्या क्या प्रश्न पूछे गए पिछले सालों में। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे उत्तर वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक काल से पिछले सालों में सभी एग्जामों में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों, ये भी मैं कहना चाहूंगा, ये अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो इससे बाहर कोई प्रश्न जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए कि बहुत कम ही चांस है कोई कर पाए। जिसने बहुत ज्यादा स्टडी की हो सकता है वो कर दे, नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब दोस्तों सीधे सीधे आते हैं टॉपिक पे। तो हम लोग ऋग्वेदिक काल की चर्चा कर रहे हैं और हम लोग ये डेली कितने बजे प्रश्नों की चर्चा करते हैं? शाम को 5 बजे। और दोस्तों हम लोग क्लास कितने बजे करते हैं? मॉर्निंग के 9 बजे। तो अगर आप लोग इस क्लास का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप लोग 9 बजे वाली क्लास डेली देख सकते हैं। इस पे इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा की जा रही है। तो दोस्तों हम लोग उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो दोस्तों पहला तो हम लोग देखेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से क्या क्या पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेदिक संस्कृति की पृष्ठभूमि जिस पर संस्कृति का विकास हुआ है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उत्तर वैदिक काल। ये इसमें कह रहा है कि ऋग्वेदिक संस्कृति की पृष्ठभूमि पर जिस संस्कृति का विकास हुआ, तो ऋग्वेदिक काल की संस्कृति उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति आई। सीधा सीधा क्वेश्चन है। फिर दोस्तों ऋग्वेद के आधार पर विकसित संहिता संहिता ग्रंथ कौन कौन से हैं? दोस्तों यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। कुल मिला के ऋग्वेद के बाद जितने भी लिखे गए सब आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ तथा उपनिषद का विकास किस काल के अंतर्गत रखा गया? दोस्तों उत्तर वैदिक काल। मैं आपको ये मैंने आपको सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में भी बताया। ऋग्वेदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद का विकास हुआ है। और ऋग्वेद के अलावा ये जितने भी ग्रंथ हैं कब लिखे गए? उत्तर वैदिक काल में। आप सीधे सीधे ऐसे भी याद रख सकते हैं। और मॉर्निंग में तो मैंने बहुत डिटेल से बताया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का प्रसार सप्त सेंधव से आगे बढ़कर कहां तक हो गया था? दोस्तों गंगा यमुना दोआब के उत्तरी भाग तक। तो आप लोग गंगा यमुना का दोआब के उत्तरी भाग तक समझ सकते हैं। और सप्त सेंधव प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, आप लोग सप्त सेंधव वाला वीडियो देख सकते हैं, हम बता चुके हैं आपको बहुत डिटेल से। अगला प्रश्न है कि शतपथ ब्राह्मण के से ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का प्रसार हुआ था। दोस्तों पूर्व में गंडक नदी तक हुआ था। और गौतम राहुगढ़ की या शतपथ ब्राह्मण में जिक्र भी है, गौतम राहुगढ़ अग्नि को लेके चल रहे थे। तो आप लोग ये प्रश्न याद रखिएगा, गंडक नदी तक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग होता था? चित्रित दूसरे मृदभांड। और एक मृदभांड का हम लोग वीडियो भी बना चुके हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिकुद, क्रोच, मैनाक पर्वतों का उल्लेख मिलता है। ये जो पढ़ते हैं दोस्तों, ये सभी पर्वत कहाँ है? पूर्वी हिमालय में। कंस, त्रिकुद, क्रोच और मैनाक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अथर्ववेद में मगध के निवासियों को क्या कहा गया है? दोस्तों ब्रात्य। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम जुड़कर ले सकते हैं। अगला दोस्तों अब हम लोग चर्चा करेंगे कि उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक संगठन से पिछले साल में क्या क्या प्रश्न पूछे गए। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि राज्य का उद्भव किस काल में हुआ? दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। और कौन से ब्राह्मण में दिया गया है या उपनिषद में दिया गया है? आप लोग कमेंट करके बताएं। मैं पिछले वीडियो में वैसे बता चुका हूं। राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम कहां दिया गया है? उत्तर वैदिक काल में। कहां? ऐतरेय ब्राह्मण में। और ऐतरेय ब्राह्मण में ही ये राष्ट्र की कल्पना की है, मैं ही बता दे रहा हूँ। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, ये भी ऐतरेय ब्राह्मण उत्तर वैदिक काल। और राष्ट्र का उद्भव का भी ये कॉन्सेप्ट जो थ्योरी है, ये भी ऐतरेय ब्राह्मण में दी गई है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस पर आधारित थी? दोस्तों ये वंशानुगत राजतंत्र पर स्थापित थी। नेक्स्ट प्रश्न पिछले साल में क्या पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में राजा को क्या क्या उपाधियां धारण करने लगे थे? दोस्तों सम्राट, एकराट, अधिराज, ये भी मैं आपको बता चुका हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी शक्ति विस्तार हेतु किन यज्ञों का आयोजन करता था? दोस्तों राजसूय, अश्वमेध और वाजपेयी। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल में किन दो प्रांतीय पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं? दोस्तों स्थपति और शतपति। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रेयर से रेयर क्वेश्चन है, ये गलत हो सकता है लोगों का। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में सीमांत प्रदेश का प्रशासक अथवा न्यायाधिकारी क्या कहलाता? दोस्तों स्थपति। बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों अगला प्रश्न है, ये भी याद रखिए कि उत्तर वैदिक काल में 100 ग्रामों के समूह का अधिकारी क्या कहलाता था? शतपति। तो आप लोग ये दोनों याद रख सकते हैं। पहला क्या, आप कैसे, ये उत्तर वैदिक काल में दो प्रांतीय पदाधिकारी थे, कौन कौन से? स्थपति और शतपति। तो स्थपति दोस्तों कहते थे जो सीमांत प्रदेश का प्रशासक था, और शतपति दोस्तों किसे कहते थे? 100 ग्रामों को समूह का अधिकारी था। तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्थपति और शतपति किसे कहते थे। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि समाज से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल की पारिवारिक स्थिति कैसी थी? संयुक्त परिवार पर आधारित पितृसत्तात्मक, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों है उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को शिक्षा का अधिकार नहीं था? दोस्तों शूद्रों को। लेकिन ये 100% मतलब वो नहीं था कि ऐसा बिल्कुल था, लेकिन अधिकतर यही होता था। अगला प्रश्न दोस्तों है उत्तर वैदिक युग में जाति प्रथा का आधार क्या था? जन्म। ये जात प्रथा नहीं, यहाँ पे वर्ण व्यवस्था भी कह सकते हैं, लेकिन जाति भी लिखा है, हिंदी का ट्रांसलेशन हुआ होगा इंग्लिश का, तो जात लिख दिया होगा, तो ये आंसर है जन्म। अगला प्रश्न है यूजीसी नेट का है उत्तर वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी? पहला स्टेटमेंट है समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। अगला है बाल विवाह नहीं होते थे, सही। बहुविवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित थे, सही। स्त्रियों को पर्याप्त शिक्षा नहीं दी जाती थी, स्त्रियों को पर्याप्त शिक्षा दी जाती थी तथा वे उत्सवों तथा धार्मिक समारोह में भाग ले सकती हैं। ये राइट आंसर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अन्य प्रश्न जो महत्वपूर्ण, अन्य प्रश्न को बताने से पहले आपको इस YouTube चैनल के बारे में बताना चाहेंगे कि टारगेट विद मृत्युंजय के YouTube चैनल पे जितने भी अभी तक क्लास हो चुके हैं आप लोग प्लेलिस्ट में एक बार जरूर जाइएगा। यहाँ पे जितने भी क्लास हैं उन्हें मैंने फोल्डर में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे प्राचीन इतिहास के कितने क्लासेज हो चुके हैं? 63। और ये वैदिक सभ्यता वाले आपको ये जो 10 क्लासेज हैं ये तो देखने ही देखने हैं, क्योंकि जब आप ये देखेंगे तभी आपको ये प्रश्न सॉल्व करने में ज्यादा मजा आएंगे। कुछ अन्य भी यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में कुछ फोल्डर बनाए गए हैं, आप लोग वो भी देखिएगा, आपको उसका फायदा मिलेगा। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता से अर्थव्यवस्था से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर करती थी? दोस्तों कृषि और पशुपालन पर। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में लोग किन फसलों का उत्पादन करते थे? दोस्तों जौ, चावल, मूंग, उड़द, तिल और गेहूं। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में व्यापार वाणिज्य की दशा कैसी थी? दोस्तों तो ये व्यापार वाणिज्य उन्नत स्थिति में था। क्यों? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में 6th सेंचुरी बीसी के आसपास लोहे की भी दोस्तों धीरे धीरे खोज हो चुकी थी। अगला प्रश्न दोस्तों है कि उत्तर वैदिक काल में उधार देने वाले के लिए किस शब्द का उल्लेख मिलता है? दोस्तों जो उधार देता था, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, उसे कुशी दिन कहते थे। अगला प्रश्न दोस्तों है उत्तर वैदिक काल में माप के भिन्न भिन्न इकाइयां क्या थी? दोस्तों निष्क थी। और ये निष्क वैदिक काल में क्या थी? गले का हार इसे कहा जाता था, लेकिन ये उत्तर वैदिक काल में क्या हो गई? नाप की एक इकाई हो गई। शतमान, पाद और कृषण। तो आपको ये नाम याद रखने हैं क्योंकि टीजीटी पीजीटी में ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में बाट की मूलभूत इकाई क्या कहलाती थी? दोस्तों कृषण कहलाती थी, जिसे रतिका या गुंजा भी उसी के प्रकार के समान थे। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग मिला है? दोस्तों उर्वरा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये गलत नहीं होना चाहिए आपका। तो वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? उर्वरा। अगला है कि उत्तर वैदिक काल में निष्क का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया गया है? दोस्तों व्यापार विनिमय के माध्यम से। और निष्क का प्रयोग सिक्के के रूप में भी किया जाता है, तो ये आप इसका याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? दोस्तों उर्वरा। अगला आपको याद रखना है, ये मैं आपको बता चुका हूं दोनों प्रश्न। अब दोस्तों उत्तर वैदिक काल में व्यवसायियों की सूची दी गई है, जैसे स्वर्णकार, रथकार, चर्मकार, जुलाय, रज्जुकार, रजक, मछुए, लोहार, नायक, नर्तक, सूत, व्याध, गोप, कुंभकार, वेद, ज्योतिषी, नाई। ये सब क्या थे? ये व्यवसायी आपको याद नहीं रखने, आपको स्लाइड में जोड़ दिया गया यहाँ पे। अब देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में धर्म से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न है कि वैदिक काल में देवताओं के पुरोहित किसे माना जाता था? दोस्तों बृहस्पति को।
ये बृहस्पति क्या थे, देवताओं के पुरोहित थे। और ये देवताओं वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको इतना इजीली सुबह वाली क्लास में बताऊंगा, आपको ना किसी किताब में मिलेगा और ना आपने इससे पहले ऐसे कभी पढ़ा होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि वैदिक धर्म के विषय में सत्य कथन है। दोस्तों पहला स्टेटमेंट है कि वैदिक मंत्र विविध देवों की स्तुति गान करते थे, साथ ही विश्व देवा के रूप में संयुक्त, सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है सत्य एक है, ऋषि उसे विविध नामों से अभिहित करते थे, ये भी सही है। वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करते प्रतीत होते हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में किन देवताओं का महत्व बढ़ गया था। दोस्तों प्रजापति का बढ़ गया था, विष्णु का, और रुद्र और शिव का। तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये मैं आपको सभी प्रश्न बता चुका हूं। अब दोस्तों हम देखेंगे कि यजुर्वेद से पिछले साल में एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो यजुर्वेद का आधार क्या है दोस्तों, स्रोत और कर्मकांड कई बार पूछा जा चुका है और घटना चक्र में भी ये दिया है। अगला प्रश्न है कि यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है। दोस्तों बलिदान। अगला प्रश्न है कि यजुर्वेद किस शैली में लिखा गया है, गद्य और पद्य दोनों में। दोस्तों अगला प्रश्न है कि आप लोग ये बताइए कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य, आंशिक गद्य और पद्य में लिखा गया है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों यजुर्वेद में कितनी शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद जो दोस्तों गद्य और पद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद दोस्तों कैसे है, पद्य में है। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, आप लोग मेरी वीडियो वाला सुबह मॉर्निंग में देख लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, अर्धायु। और ये जो दोस्तों ये जो एक्सपर्ट होते थे सभी वेदों का, ये भी मैंने आपको मॉर्निंग क्लास में बहुत डिटेल से बताया है, आप देख सकते हैं। यजुर्वेद का अंतिम भाग क्या है दोस्तों, ईशोपनिषद। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा, ईशोपनिषद वाला। क्या प्रश्न है दोस्तों, यजुर्वेद का अंतिम भाग, और एग्जाम में ये पीसीएस यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि ईशोपनिषद में क्या वर्णित है दोस्तों, आध्यात्मिक चिंतन। अगला प्रश्न है कि शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं, कर्ण और मांद्यान्धीन। अगला प्रश्न दोस्तों है शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को क्या कहा जाता है दोस्तों, वाजसनेयी। अगला प्रश्न है दोस्तों कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं, तेतरी, काठक, मैत्रायणी और कपिस्टल। तो आप लोग ये दोनों शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं भी याद रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथ। तो ब्राह्मण कौन कौन से ग्रंथ हैं, तेतरी और शतपथ। आरण्यक ग्रंथ कौन कौन से हैं, तेतरी और शतपथ। और उपनिषद कौन कौन से हैं दोस्तों, तेतरी उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, कठोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। और इनसे रिलेटेड क्या क्या एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो हम लोग जो मॉर्निंग क्लास में चर्चा कर रहे हैं उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया है। अगला प्रश्न है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो दोस्तों ये शुक्ल यजुर्वेद। आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद। और दोस्तों अगला प्रश्न है कि शतपथ ब्राह्मण में का विषय क्या है, मतलब शतपथ ब्राह्मण में क्या लिखा है। दोस्तों पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया है, जल प्लावन की कथा दी गई है, पुरुरोवा उर्वशी का आख्यान दिया है और पुरुष में यज्ञ का वर्णन है। तो ये सीधे सीधे एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जल प्लावन की कथा किस ब्राह्मण में दी है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है कि शुक्ल और कृष्ण के रूप में ज्ञात दो संस्करण किस वेद से संबंधित हैं दोस्तों, यजुर्वेद से। बहुत रेयर क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मैत्रेयी संहिता का संबंध किस वेद से है दोस्तों, यजुर्वेद से। अगला प्रश्न है कि राजसूय यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का उल्लेख किस वेद में मिलता है दोस्तों, तो राजसूय यज्ञ किसमें दिया है, यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है कि यजुर्वेद की किस संहिता में केवल सूक्त है, गद्य नहीं दोस्तों, वाजसनेयी संहिता। तो आप लोग याद रखिएगा अगला। तो दोस्तों आप यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि ऋग्वेद में मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है दोस्तों, अधर्यु। इसे याज्ञिक भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में अधर्यु ना हो तो याज्ञिक आपको याद रखने का, क्योंकि याज्ञिक बहुत लोगों को पता नहीं है, एग्जाम में ये भी ऑप्शन दिया हो सकता है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस वेद में हिरण्यकांड शब्द का उल्लेख है दोस्तों, यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है किस वेद में आहुति या बलिदान संबंधी सूत्र दिए हैं दोस्तों, ये भी यजुर्वेद में दिया है। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं साम वेद से क्या क्या प्रश्न पिछले साल में पूछे गए हैं। तो साम का अर्थ क्या होता है, संगीत और गान। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि साम वेद में किस विषय के संदर्भ में मंत्रों का संग्रह है दोस्तों, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों साम वेद के मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था दोस्तों, उद्गाता। आप लोग ये पूरा वीडियो देखिएगा जरूर, क्योंकि 102 प्रश्न सीधे सीधे रिपीट होंगे, उतने में सिलेक्शन होना ना होना भी निर्धारित हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सामवेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं।
तो 1857। अगला प्रश्न है कि सामवेद की प्रमुख शाखाएं क्या हैं दोस्तों? कौमुदी, रामायणी और जैमिनी। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों सामवेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं? तांडव, षड्विश और जैमिनी। और तांडव को दोस्तों महाब्राह्मण कहते हैं और षड्विश को अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है, इसके दूसरे नाम है। और सामवेद के दोस्तों आरण्यक कौन है? छांदोग्य और जैमिनी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, आपको दोनों पॉइंट याद होने चाहिए। ये बहुत कंपलसरी है, नहीं मैं हर चीज पे फोकस नहीं करता हूँ। दोस्तों सामवेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? छांदोग्य और जैमिनी। और इनसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं वो भी देख सकते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद क्या है? सबसे प्राचीन उपनिषद है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है तो राइट आंसर होगा छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है कि सामवेद का संकलन किस वेद पर आधारित है? दोस्तों ऋग्वेद पर। और ऋग्वेद की बहुत सी लगभग 1500 सूक्त किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए और सीधे सीधे सामवेद में डाल दिए गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है किस वेद में संगीत का वर्ण मिलता है? दोस्तों सामवेद। दोस्तों अगला प्रश्न है कि रामायणी संहिता किस वेद से संबंधित है? दोस्तों सामवेद से। अगला प्रश्न है कि 10 प्रपाठकों में निदान सूत्र किस वेद में सम्मिलित? सामवेद में। प्रश्न क्या है? 10 प्रपाठकों में निदान सूत्र किस एक वेद से संबंधित है? दोस्तों सामवेद से। अब दोस्तों ये अगला प्रश्न है कि छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है? दोस्तों सामवेद। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अब दोस्तों अथर्ववेद से रिलेटेड क्या क्या पिछले साल में प्रश्न पूछे गए हैं? तो अथर्ववेद का नाम किस ऋषि के नाम पर पड़ा है? दोस्तों अथर्वा ऋषि। बेसिक क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि अथर्ववेद में किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अथर्ववेद को और किस वेद के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद। तो आपको ये भी इसके उपनाम याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि अथर्ववेद में कुल कितने अध्याय हैं? दोस्तों 20। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि अथर्ववेद में सूक्तों एवं मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों 7031 सूत्र है या 5967 मंत्र है। आपको ये दोनों याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि अथर्ववेद में कुल मंत्रों में से कितने मंत्रों की संख्या ऋग्वेद में संबंधित है? दोस्तों 1200 मंत्र। क्लीन बोल्ड हो जाएंगे अच्छे अच्छे लोग। अगला प्रश्न है कि अथर्ववेद में कितनी शाखाएं हैं? दोस्तों पिपलाद और शौनक, ये दो इसकी मेन शाखा है। अब दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि अथर्ववेद का ब्राह्मण क्या है? गोपथ ब्राह्मण। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसका एक ही ब्राह्मण है गोपथ, और कोई इसका ब्राह्मण नहीं है। अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? दोस्तों प्रश्नोपनिषद और मांडोक्य उपनिषद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आपको याद रखना है कि अथर्ववेद का विषय क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें सामान्यतः मनुष्यों के विचार, विश्वासों, अंधविश्वासों और जादू टोना का विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है कि 4 वेदों में से किस एक वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्ण मिलता है? दोस्तों अथर्ववेद में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आयुर्वेद और जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ है? दोस्तों ये है अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, ये अथर्ववेद में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है कि किस वेद में सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अथर्ववेद। अगला प्रश्न है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। किस ग्रंथ में लिखा है? दोस्तों अथर्ववेद में। इसका कहने का अर्थ ये है कि आपका युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। उसका प्रयोग तो सिर्फ धरातल में कब होता है? बाहर तो सिर्फ उसका प्रयोग होता है। तो ये अथर्ववेद का स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, और मैंने आपको क्लास में भी बताया है। अगला प्रश्न है कि अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन थे? दोस्तों पृथुवेन। बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथुवेन क्या थे? प्रथम कृषि वैज्ञानिक, और अच्छे अच्छे लोग इसके प्रश्न में बोल्ड हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? दोस्तों अथर्ववेद में। अगला दोस्तों प्रश्न है कि अंगराज का वर्ण सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? दोस्तों अथर्ववेद में। अंगराज का सबसे पहले वर्ण अथर्ववेद में मिलता है। दोस्तों अगला प्रश्न है किस वेद में बीमारियों का उपचार संबंधी विषयों का वर्णन किया गया है? दोस्तों अथर्ववेद में। जो बीमारियां होती हैं उनका उपचार सबसे पहले कहाँ बताया गया? अथर्ववेद में। और इसमें आयुर्वेद वाला भी प्रश्न अभी पिछली स्लाइड में हम चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है इतिहास शब्द का सर्वप्रथम किस वेद में पहले उल्लेख किया गया है? अथर्ववेद में। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों वैदिक काल में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ के में प्रयोग किस वेद में किया गया है? एक बार फिर से आप देख लीजिएगा कि वैदिक काल में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किस वेद में किया गया? दोस्तों अथर्ववेद। अगला प्रश्न है कि राजा परीक्षित का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? दोस्तों अथर्ववेद में।
तो अथर्ववेद में ही सबसे पहले परीक्षित के बारे में बताया गया है। दोस्तों औषधि वनस्पतियों की विषय में सूचना किस वेद में मिलती है? दोस्तों अथर्ववेद में। औषधि वनस्पतियों की विषय में सूचना अथर्ववेद में। दोस्तों प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग इसका चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।